नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। ज्योतिषीय योगों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पुष्कल योग के विषय में। पुष्कल योग एक विलक्षण योग है, जटिल योग है। बहुत कम ही लोगों की कुंडली में इसका निर्माण होता है। जो पुष्कल योग के अंतर्गत लग्नेश का और चंद्र का महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, जिसके चलते अगर कुंडली में पुष्कल योग का निर्माण होता है तो जातक को अपने लाइफ में अपने एम सेट का, अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर के उसका माइंड बड़ा क्लियर रहता है। जो उसका उद्देश्य है लाइफ में, उसे जो करना है उसको लेकर के उसका दिल और दिमाग दोनों ही एकदम क्लियर रहते हैं। दोनों ही एक समान दिशा में वर्क करते हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं और एक सुलझी हुई सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ जातक अपने जीवन में वर्क करता है, कार्य करता है, जिसके चलते उसे जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त होती है, उसे समृद्धि प्राप्त होती है, सभी प्रकार के सुख के संसाधन प्राप्त होते हैं। जातक अपने जीवन में उच्च स्तर का प्रतिष्ठित व्यक्ति बनता है, समाज में उच्च स्तर का सम्मान पाता है। सभी लोग उसे, चाहे किसी भी वर्ग के हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, सभी उसको बड़ा सम्मान देखते हैं। मित्रों, विशेषतः जो पुष्कल योग होता है इसके अंतर्गत लग्नेश का और चंद्र का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और इन दोनों के डिस्पोजिटर का, और दोनों ही को जब एक समरूपता मिल जाती है, एक संबंध बन जाता है, दोनों के एक प्लेस पे उनका एक रूपता हो जाती है, जिसके चलते जातक का लगन होता है मन और मस्तिष्क, हमारा शरीर माई सेल्फ, और चंद्रमा हो गया मन। तो जब व्यक्ति का दिल और दिमाग दोनों में सामंजस्य हो, दोनों एक ही दिशा में सोचें, तब व्यक्ति को जीवन में सफलता आसानी से मिल जाती है, सरलता से मिल जाती है और जीवन में व्यक्ति उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करता है। मित्रों, ये जो पुष्कल योग होता है, ये अगर कुंडली मौजूद होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। जातक को गवर्नमेंट द्वारा या फिर समाज में लोगों के द्वारा बहुत अच्छा सम्मान प्राप्त होता है। जातक अपने जीवन में काफी सफल होता है, बड़ी अच्छे पद तक वो पहुंचता है और अच्छी सफलता पाता है, जिसके चलते जातक अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख और वैभव से संबंधित सभी संसाधन उसको अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं पुष्कल योग के अंतर्गत अगर किसी भी कुंडली में पाया जाता है तो एक बात और है, वो ये है कि जातक विद्वान होता है, अच्छी सोच वाला होता है, अच्छी संगत वाला होता है, अच्छे कार्य करने वाला होता है, अच्छे कार्यों के माध्यम से निरंतर प्रगति करते हुए सफलता के पथ की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। विद्वान होता है और धार्मिक ग्रंथों में उसकी विशेष रुचि होती है, अपने धर्म को जानना, अपने ग्रंथों को जानना, उसको पढ़ने में भी उसकी विशेष रुचि होती है। अब हम बात करते हैं मित्रों पुष्कल योग की परिभाषा की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, पुष्कल योग एक विलक्षण योग है, एक जटिल योग है, जो कि कुंडली में बड़ी मुश्किल से निर्माण होता है और बहुत कम ही लोगों की कुंडली में ये पाया जाता है। और इसको लेकर के भी विद्वानों में भिन्न भिन्न मत है, इसके कई वेरिएंट्स हैं। मित्रों, जिस वेरिएंट्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो इसका एक प्रमुख वेरिएंट है कि जिस टाइप से कुंडली में बनता है पुष्कल योग। तो मित्रों, उसका एक प्रमुख वेरिएंट पे हम विचार करने जा रहे हैं, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, जो पुष्कल योग की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत कहा यह गया है कि कुंडली में जो लग्न स्थान का स्वामी है अर्थात लग्नेश, चंद्रमा के साथ किसी भाव में युति किए हुए हो, और जिस भाव में लग्नेश और चंद्रमा की युति हो उस भाव का स्वामी कुंडली में चाहे केंद्र स्थान में हो, और अगर केंद्र स्थान में नहीं है तो कुंडली के किसी शुभ भाव में, अर्थात मतलब 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, अपने मित्र क्षेत्र में होना चाहिए, या अपनी स्वराशि में होना चाहिए, या अपनी उच्च राशि में होना चाहिए, और वहां से वह ग्रह लग्न पर दृष्टि डाले और लग्न में भी कोई उस लग्न विशेष के लिए कोई फंक्शनल बेनिफिट और बली शुभ और बलवान ग्रह मौजूद हो, तो मित्रों कुंडली में पुष्कल योग का निर्माण होता है ना। इसकी परिभाषा थोड़ी विलक्षण, थोड़ा जटिल, फिर से समझिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं कि पुष्कल योग की परिभाषा ये है कि कुंडली में जो लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश होता है, और लग्नेश और चंद्रमा की किसी कुंडली के शुभ भाव में युति होनी चाहिए, और जिस भाव में लग्नेश और चंद्रमा की युति हो रही है उसका स्वामी कुंडली के चाहे केंद्र स्थान में हो, और अगर केंद्र स्थान में नहीं है तो कुंडली के किसी शुभ भाव में, चाहे अपने मित्र राशि में हो, या अपनी स्वराशि में हो, या अपनी उच्च राशि में हो, और वहां से वो ग्रह लग्न पर दृष्टि डाले
और लग्न पर दृष्टि डाले और लग्न और लग्न पर दृष्टि डाले और साथ में लग्न में कोई उस लग्न विशेष के लिए कोई फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट, कोई बलवान ग्रह, कोई शुभ ग्रह वहां पे मौजूद हो, तब जाके कुंडली में पुष्कर योग का निर्माण होता है। ये थोड़ा जटिल योग है मित्रों, इसको थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। मित्रों, आपको समझाने के लिए मैंने एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। अब मैं आपको इसकी परिभाषा को इस चार्ट के माध्यम से डिस्क्राइब करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा मित्रों कि लग्न स्थान का जो मालिक अर्थात लग्नेश, तो ये मैंने सैंपल चार्ट जो लिया हुआ मेष लग्न का है, जिसके स्थान पे पहले नंबर पे लिखी है मेष राशि, जिसके स्वामी होता है मंगल। तो कंडीशन ये है कि जो लग्नेश हुआ इस कुंडली के लिए मंगल, तो लग्नेश मंगल और चंद्रमा की कुंडली के किसी शुभ भाव में युति होनी चाहिए। चलिए हमने लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पे कि मंगल यहां पे हमने लिख दिया और चंद्रमा को हमने यहां पे लिख दिया। तो मंगल इस कुंडली विशेष के लिए लग्नेश हो गए और चंद्रमा इस कुंडली में राशि के स्वामी होते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है और लग्न लग्नेश होता है मन, मस्तिष्क, माइसेल्फ, मेरा शरीर, मेरा सब कुछ। तो मित्रों यहां पे ध्यान दीजिएगा कि मंगल और चंद्र की, मंगल इस कुंडली में लग्नेश हो गए, लग्नेश मंगल और चंद्र की युति कुंडली के तीसरे भाव में हो गई। और जिस कुंडली में, जिस भाव में मंगल और चंद्र दोनों एक साथ बैठे हैं, जो इनका स्वामी है, जो इन दोनों का स्वामी है, जो दोनों का डिस्पोजिटर है, वो एक ही प्लेनेट है। और वो प्लेनेट कौन है, इसका जो यहाँ पर बात करें तो मेष लग्न कुंडली में लग्नेश मंगल और चंद्रमा तीसरे भाव में बैठे हैं, जिसका यहाँ पे लिखी 3 नंबर, इसका मतलब है मिथुन राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध। तो मेष लग्न कुंडली के तीसरे भाव में चंद्र और मंगल जो कि लग्नेश और चंद्रमा बैठे हुए हैं, और यहाँ पे इनके स्वामी हैं बुध ग्रह, इनके डिस्पोजिटर हुए बुध ग्रह। तो बुध चाहे कुंडली के किसी केंद्र स्थान में बैठे हों, और अगर केंद्र स्थान में नहीं बैठे हों, तब जो विकल्प है वो ये है कि कुंडली की वो किसी अन्य शुभ भाव में बैठे हों, 6, 8, 12 में नहीं बैठे हों, और साथ साथ वो अपने मित्र क्षेत्रीय हों या स्वराशि के हों या उच्च राशि के हों, साथ में वहां से वो लग्न के ऊपर दृष्टि डालें। और लग्न पर जब वो दृष्टि डाल रहे हो तो लग्न में कोई बलवान शुभ ग्रह उस लग्न विशेष के लिए, उस फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट कोई उस लग्न में मौजूद हो, तब जाके कुंडली में पुष्कर योग का निर्माण होगा। तो चलिए आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि लग्नेश और चंद्रमा की युति कुंडली के तीसरे भाव में है। ये पहली अनिवार्य, ये मैं बता रहा हूं आपको सैंपल। और जो तीसरे भाव का स्वामी होता है वो होता है बुध ग्रह। तो हमने बुध ग्रह को मैंने लिख दिया कुंडली के 7वें भाव में। ये आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझा रहा हूं कैसे कुंडली में पुष्कर योग का निर्माण होगा। तो कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी होगा वो बुध, मैंने उसको लिख दिया कुंडली के 7वें भाव में। अब कंडीशन क्या थी कि पहले तो कि लग्नेश और चंद्रमा कुंडली के किसी शुभ भाव में युति करें, और जिस भाव में लग्नेश और चंद्रमा युति कर रहे हैं उस भाव का स्वामी कुंडली के चाहे किसी केंद्र स्थान में हो, और अगर केंद्र स्थान में नहीं है तो फिर किसी शुभ भाव में हो, जहां पे वो अपने चाहे मित्र राशि में हो, चाहे स्वराशि में हो, या फिर अपनी उच्च राशि में हो। साथ ही साथ वहां से वह लग्न पर दृष्टि डाल रहा हो, और लग्न में कोई बलवान और शुभ ग्रह जो उस लग्न विशेष के लिए फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट हो वो मौजूद हो। तो मित्रों यहां से बुध की 7वीं दृष्टि लग्न पर आ रही है, बुध की 7वीं दृष्टि लग्न पर आ रही है। और इस मेष लग्न की कुंडली के लिए हमने जो नवमेश होते हैं वह है गुरु। ध्यान दीजिएगा, मेष लग्न कुंडली के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस लग्न के लिए तो ये जो पहली कंडीशन हो कि लग्नेश और चंद्रमा बैठे कुंडली के तीसरे भाव में, तीसरे भाव के स्वामी हो गए बुध, वो बैठ के कुंडली के 7वें भाव में, जहां से वो अपनी 7वीं दृष्टि लग्न पर डाल रहे हैं। और साथ में एक शुभ ग्रह जो मेष लग्न कुंडली के लिए है और जो 9वें भाव के स्वामी हैं वो होते हैं गुरु ग्रह, उनको हमने लिख दिया लग्न में। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे मेष लग्न कुंडली में गुरु नवमेश हो जाते हैं जो कि भाग्य स्थान के स्वामी हो गए, और लग्न में आकर के वो बली भी हो गए, मजबूत भी हो गए। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि चार्ट में कैसे बना पुष्कर योग। तो पहले देखिए, इसकी लग्नेश और चंद्रमा की युति हो गई कुंडली के तीसरे भाव में, बताई गई परिभाषा के अनुसार लग्नेश और चंद्रमा की युति कुंडली के तीसरे भाव में हो गई। और जिस भाव में लग्नेश और चंद्रमा की युति हो उस भाव का स्वामी चाहे कुंडली के किसी केंद्र स्थान में हो, और अगर केंद्र स्थान में नहीं है तो कुंडली के किसी शुभ स्थान में होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, और वहां से वो लग्न के ऊपर दृष्टि डाले, और लग्न में उस लग्न विशेष के लिए कोई फंक्शनल बेनिफिट, कोई बलवान, बली और शुभ ग्रह बैठा हो। तो ध्यान दीजिए, तो तीसरे भाव का स्वामी हो गया बुध, वो बैठा है कुंडली के 7वें भाव में, जहां से वो 7वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है। तो हमारी दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई।
अब रही तीसरी कंडीशन कि लग्न के ऊपर, लग्न में कोई उस लग्न विशेष के लिए फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट, कोई शुभ और बलवान प्लैनेट मौजूद हो, तो ये मेष लग्न कुंडली के लिए गुरु हो जाते हैं नवमेश, नवम भाव के स्वामी हो जाते हैं और वो लग्न में विराजमान है और नवमेश के लग्न में आ जाने से वो बली भी हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से कुंडली में पुष्कर योग का निर्माण हुआ। अब इसको टुकड़ों में तोड़ करके समझे मित्रों, तो पुष्कर योग बनने के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। 3 स्टेप। पहला स्टेप हो गया कि हमें कुंडली में यह देखना होगा कि लग्नेश, अगर कुंडली में लग्नेश और चंद्रमा की युति कुंडली के किसी शुभ भाव में है तो हमें पहले स्टेप वो देखना है। अगर कुंडली में लग्नेश और चंद्रमा की युति कुंडली के किसी शुभ भाव में है तो चलिए हम उसको पहला स्टेप हमने देख लिया। अब दूसरे स्टेप में हमें यह देखना है कि लग्नेश और चंद्रमा की युति अगर कुंडली के किसी शुभ भाव में है तो उसका स्वामी या तो कुंडली के किसी केंद्र स्थान में हो, और अगर केंद्र स्थान में नहीं है तो कुंडली के किसी अन्य शुभ भाव में स्थित होना चाहिए, जहां पर वो चाहे अपने मित्र राशि का हो, चाहे स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो, और वहां से वो लग्न के ऊपर दृष्टि डाले। तो मित्रों दूसरी कंडीशन ये हो गई कि लग्नेश और चंद्रमा की युति अगर कुंडली के किसी शुभ भाव में है तो उसका स्वामी कुंडली के किसी केंद्र स्थान में होना चाहिए। अगर केंद्र स्थान में नहीं है तो कुंडली के किसी अन्य शुभ भाव में होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। और जिस राशि में वो स्थित हो, केंद्र में है तो ऑटोमेटिक पहली कंडीशन ये पूरी हो गई। अगर केंद्र स्थान में नहीं है तब विकल्प के तौर पर केंद्र स्थान से क्या अन्यत्र किसी और शुभ भाव में होना चाहिए, और वहां पे वो अपनी मित्र राशि या स्वराशि या अपनी उच्च राशि का होना चाहिए, और वहां से वो लग्न के ऊपर दृष्टि डाले। ये हो गया दूसरा स्टेप। और तीसरे स्टेप हमें ये देखना होगा कि लग्न में कोई उस लग्न विशेष के लिए कोई फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट, कोई प्लैनेट जो कि बलवान अवस्था में हो, बली अवस्था में हो, शुभ अवस्था में हो, तो वो मौजूद हो। तो जब ये तीनों स्टेप पूरे हो जाएं तब जाकर के कुंडली में पुष्कर योग का निर्माण होता है। और मित्रों अगर कुंडली में पुष्कर योग का निर्माण होता है तो जैसा मैं आपको बताता हूं कि उस व्यक्ति को अपने एम्स, अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर के उसका माइंडसेट पूरी तरह क्लियर रहता है। उसे अपने जीवन में जिस प्रगति पथ पर उसको आगे बढ़ना है, किस रास्ते में बढ़ना है, उसको लेकर उसके मन में कोई भी दुविधा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती है। वो निरंतर अपने सोचे गए संकल्प की ओर निरंतर परिश्रम करते हुए सफलता के पथ पर आगे बढ़ता ही चला जाता है और अंततः जीवन में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करता है और सभी सुखों का भोग करता है और मान सम्मान और मान प्रतिष्ठा वो अपने जीवन में काफी अच्छी अर्जित करता है। मित्रों ये थी ये पुष्कर योग की परिभाषा। मित्रों ध्यान दीजिएगा काफी जटिल और विलक्षण योग है, बहुत ही कम लोगों की कुंडली में यह बनता है। मित्रों ये थी पुष्कर योग की परिभाषा। आप लोगों से कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि आगे चल करके हम और अच्छे वीडियो ला करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। मित्रों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।